हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक आपको मिलवाते हैं हमेशा किसी न किसी खूबसूरत सी शख्सियत से। तो आज जिस मेहमान शख्सियत से आप मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनथक मेहनत से बहुत मकाम बनाया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर इंसान में सच्चा जज्बा हो किसी भी चीज़ को हासिल करने का, तो ये इज़्ज़त दौलत खुद ब खुद उसके पास आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ साहब की। उनके लॉन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उनके घर में दाखिल होने वाली हूँ। हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अभी उनसे मिलती हूँ और आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खालिद साहब, अमूमन आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है? लेट आवर में रात को आते हैं, कभी 12 भी बजते हैं, कभी 1 भी बजता है, कभी 2 भी बजते हैं। फिर आकर जब सोना होता है तो फिर सुबह जब आँख खुलती है पहला काम यही होता है, ये मैं ज़रा निकल के बाहर थोड़ी सी वॉक करता हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, तैयारी की ऑफिस जाने की, तो फिर मैं ऑफिस अपने चला जाता हूँ। अच्छा। फिर सारा दिन वहीं पे सारा दिन गुजरता है ऑफिस में। किताबों की तरफ जो रुझान था और किताबों के बिजनेस की तरफ आकर जद्दोजहद करने का जो आप में जो जुस्तजू थी, जो आपका एप्टीट्यूड था, ये सब कैसे डेवलप हुआ? इधर कैसे आया? ये बेसिकली एक होता है ना कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है। मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था कि मैं तालीम हासिल करूं, इतनी महंगी तालीम। फिर मैंने उसी उर्दू बाज़ार में तालीम हासिल की और साथ साथ अपनी मेहनत को, जद्दोजहद को जारी रखा जी। क्योंकि सर पर तो कोई नहीं था, सब बहन भाई तालीम हासिल कर रहे थे। और जो उसी दौरान वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। फिर सबका जो था ना। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल के करीब थी। अच्छा। उस वक्त से मैं उर्दू बाज़ार में हूँ। अच्छा। और जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो फिर मैं बाहर आकर, छोटा सा खोखा था मेरा, वहाँ पर मैं किताबें रख के बेचता, सेल करता था। किसने आपको लगा कर दिया था? वो एक लगन थी, एक सोच थी उसके पीछे। हाँ। कि मैं किस वजह से तालीम मेरे लिए मुश्किल है। कौम के किसी आदमी बच्चे के लिए ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दूसरी दुनिया में तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो अपना फ़र्ज़ निभाती है, तालीम दिलवाती है। सही। फ्री है सारी दुनिया। सही। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। लेकिन वो भी सोच थी और दूसरी सोच थी कि एक शख्स कुर्बानी दे, बाकी सब तालीम हासिल करें। असल मकसद इसके पीछे ये था। सही। कि मैं सब अपनी फैमिली को तालीम दिलवाऊं और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह सबको तालीम दिलवाई और ख़ुद काम भी किया, जितनी तालीम हासिल कर सकता था की। और उसी दौरान फिर एक छोटी सी जगह पर बैठ के ये कारोबार का आगाज़ किया ताकि घर के अखराजात सब कुछ यहाँ से चले और किसी से मांगना ना पड़े हमें। उस उम्र में कितनी देर बैठते थे आप अपनी दुकान पर? मैं सुबह, हम मुगलपुरा में रहते थे। अच्छा। और सुबह मैं वहाँ से निकलता था और 6 बजे आके अपनी दुकान खोलता था क्योंकि स्कूल 8 बजे लगता था। अच्छा। तो 6 बजे मैं खोलता था। बच्चों को जो ज़रूरत होती थी, कापी की, किताब की, पेंसिल की, वो उनको प्रोवाइड करता था मैं। जब स्कूल की घंटी बजनी, सामने मेरा स्कूल था, मुस्लिम मॉडल स्कूल, फिर मैंने उसको बंद करना और स्कूल में चले जाना और जब छुट्टी होनी वहीं पे आके बैठ जाना। ये सारा सिलसिला था और उससे मेरे असातिज़ा ने, आज मैं जहाँ पर हूँ,
पहले तो अल्लाह ताला की देन है कि उसका करम है बेशक कि मैं यहाँ बैठा हूँ। एक मुल्क में एजुकेशन में एक नाम है जी। और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज जो बड़े उहदों पर भी फाइज बैठे हैं, उसमें वकला हैं, उसमें जज हैं, उसमें डॉक्टर हैं, सब ने मेरी आईना और पायलट पढ़ी हुई है। ये किताबें पढ़ के आए हैं। शायद कोई हो सकता है जिसने ना पढ़ी हो, लेकिन मुझे ये है कि पढ़ी है। लेकिन उसके लिए मैंने इसको एज ए बिजनेस नहीं किया। मैंने उस वक्त भी मेहनत करता था, किसी के पास पैसे होते थे उसको भी देता था, जिसके पास पैसे नहीं होते थे उसको भी देता था। खाली कोई नहीं गया। यूँ समझ ले कि आप अल्लाह ताला से कारोबारी। उसने कहा मैं 70 गुना दूंगा। तो मैंने कारोबार का आगाज़ वहीं से किया था। जब मैंने शुरू स्टार्ट किया छोटी सी दुकान से, तो 3 फुट की दुकान होगी जहाँ से मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया। अच्छा। तो पहला जो गाहक आया उसने एक कॉपी ली मुझसे और कहने लगा जी, मैं उसकी शक्ल देख रहा था, वो खड़ा हो गया, कहता जी मैं यतीम हूँ, मैं पैसे नहीं खर्च सकता, मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने पहला गाहक था उसको सौदा वो दिया। मैंने कहा बेटा ले जाओ। आज इतना तवील सफ़र करके आप जिस मकाम तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी जद्दोजहद की है। देखिए वो मेहनत को उसी तरह जारी रखा हुआ है। अच्छा। हम एक मिसाल के तौर पर हैं। हमारा मुल्क जिस हालत में है, यहाँ हर पाकिस्तानी की सोच यही होनी चाहिए, जद्दोजहद करते रहना चाहिए। आज जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी जगह कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते हमारे मुलाजम, हम ये कहते हैं बेटा कि जिस जगह पर आप हो कल हम उधर थे, जिस जगह पर आज हम हैं हमें यहाँ नहीं रहना, हमें आगे चलना अपनी मेहनत के साथ। अगर हम मेहनत को छोड़ जाते हैं तो फिर आगे रास्ता नहीं चलेगा। यानी आपने मुस्तकिल मिजाजी को ज़िंदगी भर अपनाए रखा, इसको लेकर चले आगे, और यही अपने आने वालों को बताया और समझाया उनको एक मॉडल के तौर पर कि दुनिया में ये हम शरह खानदगी में सबसे पीछे हैं। जो सिस्टम हमारे पास है जी, वो दुनिया में कहीं नहीं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो तालीम हासिल करना चाहता है जी, वो कर सकता है। अगर किसी को ये सवाल कोई समझ नहीं आता तो हर घर में हमारा नंबर है। हमारे पास हर वक्त माहिर मज़मून होते हैं बैठे हुए, हर सब्जेक्ट के, उनके सवाल का जवाब देते हैं। ये सिस्टम नहीं है किसी के पास। ये सिस्टम हम लेकर चल रहे हैं और उनको बता रहे हैं क्या बात कि अगर किसी सवाल पे आपको मुश्किल है आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको चाहिए। क्या बात है। अच्छा खालिद साहब, अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं, जो 11-12 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया, साथ साथ स्कूल भी जाते थे, कुछ अपने उस बचपन के बारे में हमें तफसील से बताएं। कौन सा स्कूल था, कौन से दोस्त थे, वक्त कैसे गुजरता था? दोस्ती तो गुर्बत थी सही मानों में, बिल्कुल इसी तरह से थी कि एक गरीब आदमी दोस्त कितने रख सकता है, एक्टिविटी कितनी कर सकता है, उसी हिसाब से। खेलने को दिल नहीं करता था? बिल्कुल, उसमें किस शख्स का नहीं करेगा, हर शख्स करता था, लेकिन पहले अपनी मेहनत को तरजीह दी। उसके लिए स्कूल के ज़माने में खेला भी करता था, लेकिन स्कूल टाइम नहीं खेला करता था। फुटबॉल मैंने खेला, अच्छा फुटबॉल खेलता था। अच्छा, कुछ बनने का खुद से भी शौक था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा? नहीं, उसमें एक जो समझ रखता है ना, मेरे में ये, मैं एक तो हर काम को यकीन के साथ करता था। अच्छा। अब मैंने ना उसमें डॉक्टर बनने का शौक, अच्छा, ना किसी नौकरी पेशा में जाने का शौक, अच्छा, ना ही मैंने कभी कोई ऐसी सोच रखी।
लेकिन एक सोच ज़रूर थी कि मेरी मेहनत, इस लगन के साथ मैं इस काम को लेकर आगे बढ़ूं और इसको लेकर नाम जो है ना, असल जो की चीज़ है नाम, उसके लिए मेरे असातिज़ा ने और मेरे तालिब इल्म दोस्तों ने, सारे दोस्त थे, वो सबसे कम उम्र था मैं, तो मेरा कस्टमर बहुत था, हज़ारों की तादाद में उस ज़माने में भी। कितना छोटा सा बच्चा है और ये कारोबार कर रहा है, और लोग उस लगन के साथ मेरे पास आते थे, और बल्कि बहुत दूर से आते थे। जब कोई बड़ा आता था आपकी दुकान पर, ज़ाहिर है देखता होगा, बल्कि आपकी इसी बात से मुझे ख़याल आया कि मैं आपसे भी पूछूं, तो क्या लोगों के क्या तासुरात होते थे, कैसे कैसे आपसे बात करते थे? मैं इसमें कहने में मुझे कोई आर नहीं कि बाज़ लोग तो इसलिए आते थे कि ये बच्चा और जद्दोजहद कर रहा है, महंगा दे सस्ता दे, इसी के पास लेना है, इसी से लेना। ठीक। फिर तालिब इल्म जो था वो ये सोचता था ये हमारा साथी है, तालिब इल्म इससे ही लेना, इसी से लेना। मुझ में और दुकानदारों में ये फ़र्क था कि कस्टमर मेरे पास ज़्यादा था, बल्कि ऐसा भी वक्त आता था कि लाइनें लगती थी। अच्छा। मेरे सामने पुलिस स्टेशन था, वहाँ से पुलिस आ जाती थी रास्ता खुला करने के लिए। अच्छा। और लाइनों में लोग लग के किताबें लेते थे। अच्छा खालिद साहब, ज़ाहिर है आपकी उम्र बहुत छोटी थी जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई है। आपके वालिद साहब का क्या पेशा था? मेरे वालिद साहब टेलरिंग का काम था उनका। अच्छा। बड़ा अच्छे टेलर थे और बड़े बड़े लोगों का उन्होंने काम किया। अच्छा। और एक नाम था उनका। कोरोना के हवाले से अगर हम आजकल के हालात का जिक्र करें, इनके बारे में बात करें, तो कारोबार, पाकिस्तान की मईशत, क्या पूरी दुनिया की मईशत बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। यकीनन आपको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आपके कारोबार के हवाले से बात करें, आपकी नज़र में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़े, बाकी कारोबारी हजरात को फेस करना पड़े? देखिए, इसमें वो बात वहीं पे आती है कि जद्दोजहद का नाम सब कुछ है। जब कोरोना आया तो उससे पहले भी मेरे मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। अगर मैं मुल्क की सूरत हाल को देखता हूँ तो कोरोना ने सहारा दिया। अच्छा। मुल्क की सूरत हाल। अच्छा। अवामी ने। अच्छा। ये आप समझ रही? मैं समझ रही। फर्ज करें आज डॉलर 165 रुपए का है या 68 रुपए का है। अगर कोरोना ना आता तो ये डॉलर 300 रुपए का होता ही। एक तो ये था। दूसरा कि उसके असरात हमारे लोगों पर क्या पड़े। तो जो यहाँ की आवाम ने सब्र तहम्मुल के साथ इस वक्त को गुजारा है, इस बात में वो वही बंदा जान सकता है जो गली गली फिरता है, बिल्कुल, शहर शहर गांव गांव, जिसको हालात का पता हो। हुकूमतों तक ये खबरें नहीं पहुंचती। नहीं, आप सही कह। और जिस तरह उन्होंने वक्त गुजारा है, बड़े बड़े सफ़ेद पोशों को भी हमने मांगते हुए देखा, जिन हालात से अब भी गुजर रहे हैं। इस मुल्क की ट्रेड बर्बाद, इस मुल्क की इंडस्ट्री जो थी पहले बीमार थी जी। उसका जनाजा निकल गया। सपोर्ट किसी तरीके से नहीं मिली। बातों की हद तक तो मिली, अमली तौर पर कोई नहीं मिली, प्रैक्टिकल नहीं हुआ जी। अगर चंद लोगों को कुछ पैसे मिल गए तो वो कितने दिन चला लेगा। फर्ज करें हर शख्स को भी 12,000 रुपया दे दिया गया, सही, पाकिस्तान के हर फर्द को दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कितने दिन वो घर चलाएगा इस महंगाई के दौर में? बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं ये कहूँगा आपकी वसासत से पूरी कौम को भी मैसेज देना चाहूँगा कि बड़ी बेहिसी का आलम देखा है अपने लोगों में, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना है, मुसीबत ज़दा है। बाज़ शोबे ऐसे थे जिन्होंने भरपूर लूट मार की। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि वो भी ताजर कहलाते हैं। हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, ये तो वो चीजें हैं, इसको तो छोड़ दें, कोई लेता है कोई नहीं लेता। जो खाने पीने की अशिया, उस पर बड़ा जुल्म हुआ। जो ताकतवर लोग थे उन्होंने खून निचोड़ लिया इन लोगों का, गरीबों का। उसमें बड़े स्टोर भी हैं जो 24 घंटे जिनको खुले रहे, वो तो दुआएं मांगते हैं ये कोरोना ही रहे इस मुल्क में। सही कह रहे हैं। इसी तरह दूसरा, आटा, चावल, दाल आज तक देख रहे हैं हम। कौन सा तूफान आया कि चीनी 100 रुपए किलो, कौन सा तूफान आ गया कि आटा गरीब आदमी नहीं ले सकता एक पेट के लिए। आज मेरे मुल्क का गरीब जो है एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मिसेस खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं, तो मिसेस खालिद आपसे पूछते हैं कि खालिद साहब इनकी शख्सियत कैसी है। एक एक करके मैं आपसे सवाल करूंगी और आपने बिल्कुल सच सच हमें बताते जाना है। कैसे शौहर हैं? अच्छे हैं। आदतें इनकी कौन सी ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? कोई ऐसी आदत जो आपको नापसंद हो? बस सारी आदतें ही अच्छी हैं, बस एक इनकी आदत ये अच्छी नहीं कि अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं ये। अच्छा। बस किसी चीज़ पे अड़ जाए फिर मानते नहीं हैं। और घर के जो मामलात होते हैं, अंदर की सब देखभाल सब करना, उसमें भी इनका दखल होता है या वहाँ आपकी चलती है? ज़्यादा मेरी चलती है। शादी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये लव मैरिज थी। हैं तो ये मेरे कज़न है। अच्छा। ये मेरे फर्स्ट कज़न है, लेकिन लव मैरिज थी। पसंद करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, क्या करते थे? नहीं थे तो हम दूर, मैं मुल्तान रहती थी, ये लाहौर रहते थे, लेकिन चूँकि फर्स्ट कज़न थे तो हमारा बहुत दूर थी फैमिली। ये एक शादी में गए थे वहाँ, इन्होंने बड़े अरसे के बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा था। ये बचपन में नहीं देखा हुआ था, तो मैं बड़ी ही थी जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया उसके बाद? रिश्ता कैसे भिजवाया? ये मुझसे ही बात की थी पहले। अच्छा, कि ऐसा ना हो ना कि लड़की इनकार कर दे कल को और मैं फिर क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। नहीं, फैमिली जो कि मैंने बताया ना फर्स्ट कज़न थी, तो कोई इतना मसला था ही नहीं फैमिली में। अच्छा, आसानी से ही हो गया। माशाल्लाह। घर में आपकी चलती है और कारोबार में इनकी चलती है। क्या इनके कारोबारी मामलात में भी आप अपनी कोई राय देती हैं? नहीं, कभी नहीं। ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारना पसंद करते हैं ये, या जो फैमिली टाइम है वो भी ये अपने कारोबार की नज़र कर देते हैं? नहीं, ज़्यादा तो कारोबार में ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप कंप्लेन नहीं करती, टाइम नहीं देते बच्चों को? मुझे रिश्तेदारों की तरफ आना जाना, मिलना मिलाना होता है। नहीं, ये आदत हो गई पहले है। हाँ जी, पहले कर लेते थे, दे देते थे टाइम जब बच्चे छोटे थे जी। तो अब मामला तो इस तरह के हो गए। ऑब्वियसली कि कारोबार बड़ा है तो फिर वो टाइम भी उनको ज़्यादा, दिन में फिर बिज़नेस के बाद और भी काम होते हैं ना इनको अपने ताजरान के, उस वजह से फिर कभी कोई मीटिंग्स होती हैं, कभी कोई, इस वजह से नहीं दे पाते, मुझे पता है। अच्छा। बेगम के साथ नाश्ता किया। घर से दफ्तर के लिए रवाना हुए। खालिद साहब, हुकूमत की इस लॉकडाउन पॉलिसी के हवाले से आप भी तो कुछ कहना चाहेंगे? ताजरान पर क्या असरात पड़े? मज़ीद किस किस्म के मसाइल आपको सामना करने पड़े? ख़ास तौर पर जो ईद पर किया गया लॉकडाउन, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो ट्रेड की, जो ताजरों की, जो इस मईशत की असरात जो इस पे पड़ेंगे, ये बड़े ख़तरनाक होंगे। ये पिछले जो लॉकडाउन हुआ है उसके कंपैरिजन किया जाए तो ये ख़तरनाक किस्म का लॉकडाउन था। और हम समझ रहे हैं कि
जहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत थी वहाँ करना चाहिए था, ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ नहीं करना चाहिए था इन्हें। ठीक है। ये बिला वजह सोचे समझे बगैर ये इकदाम किया गया और इससे बड़े लोगों की मायूसी हुई, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो छोटा ताजर है उसको बड़ी मायूसी हुई, जिसका दारोमदार ईद पर होता है। बिल्कुल ऐसा। वो पिस कर रह गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि चलो सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए लॉकडाउन करना ज़रूरी था, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जा सकता था। स्मार्ट लॉकडाउन जो एक टर्म है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसके हक में है? ये देखिए, जो अब लॉकडाउन किया ना, ये तो मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत थी कहाँ? जहाँ ये मंडियाँ लगाई गई थी, अच्छा, जहाँ ये अच्छा, जानवरों की खरीदारी थी, ठीक है, वहाँ देखे SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा, ये सिर्फ कागजों की हद तक है जी, इतना अच्छा। जुर्माना करेंगे, सही, ये करेंगे, मुझे एक भी जो नहीं आप दिखा सकती, जी, सैनिटाइजर रखा हो, किसी ने मास्क पहना हो, उनको पता ही नहीं है। जो देहातों से आए हुए जानवर लेंगे उनको पता ही कोई नहीं। और फिर हमारे ख़रीदार भी जो हैं वो भी अल्लाह की रहमत से उनमें से भी किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये दुकानों को तो बिला वजह किया गया इस ईद पर। पिछली ईद का हम जिक्र करते हैं तो वो भी एक नाकस पॉलिसी की वजह से आप कह सकते हैं कि उसमें इजाफा हुआ और वो होना था। अगर आज ज़रूरत थी उन जगहों पर जहाँ कोरोना है वहाँ आप कर सकते लॉकडाउन। मुझे आप पाकिस्तान का कोई देहात, कोई छोटा शहर एक बता दें जहाँ एक भी कोरोना का पेशेंट हो, वो उनको किस चक्की में पीसा गया। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा खालिद साहब, बार बार मेरे जहन में आ रहा था, माशाल्लाह आपका उनकी किताबों की तरफ इतना रुझान, सारा काम कारोबार आपका सब कुछ किताबें ही हैं। खुद भी किताबें पढ़ने का शौक़ है, और अगर शौक़ है तो किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? देखिए, इतनी फुर्सत नहीं होती। हम जो ज़्यादा दिलचस्पी जो मैं रखता हूँ, बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उनको कैसा मवाद चाहिए, ठीक है, किस तरह का, उसकी बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। ठीक है, एक नई चीज़ दी जाए कौम के बच्चों को जिससे वो आसानी से पिक करे इसको, अच्छा, उसको हेडिंग वाइज बनाकर मज़ामीन दिए जाते हैं ताकि उसको लिखने में, याद करने में आसानी रहे। ये अल्लाह ताला की रहमत से ये मुझे एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में ये हेडिंग सिस्टम से मुतारिफ़ करवाने वाला मैं हूँ, जो जिसने इसको मुतारिफ़ करवाया, बच्चे को बताया कि आप इस तरह इसकी डिटेल लिखेंगे, हेडिंग दे के बनाएंगे तो आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे। और मिले। आज जो बच्चा कामयाब होता है उससे आप पूछ ले, इंटरव्यू कर ले, कौन सी किताब पढ़े, वो आपको बताएगा मैंने खालिद की किताब आईना पढ़ी। कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो? एक किताब थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखी थी जो जेल में, और दूसरी उनकी एक किताब आई थी थर्ड वर्ल्ड मैन। ये किताबें जो हैं इसको पढ़ने से ये होता था कि फिर इतना मगन हो जाता था आदमी कि इसको देखता ही चला जाए, पढ़ता ही चला जाए। ये किताबें उर्दू तर्जमे के साथ भी मार्केट में आई। कभी इसका था रुझान कि हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी क्या सोच है। इस तरह बेशुमार ऐसी किताबें हैं जो ख़ास तौर पर मैं जो सियासी किताबें हैं ना, अच्छा, उनसे दिलचस्पी। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी घूमने फिरने का शौक यकीनन होगा, गए भी होंगे, कैसी यादें वाबस्ता हैं? शुरू में था, मुझे बाहर के मुल्कों में गया, काफ़ी ममालिक में फिर कराया, उनका माहौल देखा, उनकी चीज़ देखी, लेकिन अपना वतन अपना है। अच्छा। मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। अच्छा, मैं अगर कहीं लंदन गया हूँ तो मैं 1, 2 दिन, 3 दिन, अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं अपना वतन तो अपना है। ये वहाँ जब देखते हैं माहौल वहाँ का, यहाँ का देखते हैं, जी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे भी अच्छा, खित्ते में अगर आपने कोई खूबसूरती देखनी है तो वो मेरे इस वतन में है। इससे खूबसूरत दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। इतने मौसम इतने खूबसूरत, लोग भी बड़े अच्छे, और
मैं नहीं समझता कि जो लोग जाते हैं बाहर सैर के लिए, अपने मुल्क में बड़ी जगह है, बहुत सारे ऐसे मुकाम जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको अल्लाह ताला की याद आएगी कि ये नज़ारे, ये जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है और हमारे लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते। अच्छा, मौसम कौन सा पसंद है आपको? देखिए, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ थोड़ी बहुत सर्दी हो, ज़्यादा सर्दी भी ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो। अच्छा, ये गुलाबी मौसम आप कह लें, गुलाबी सा मौसम। वो जरा अच्छा लगता है। गुलाबी तो हाँ। हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज अच्छी लगती है। खालिद साहब, जहाँ उर्दू बाज़ार में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, यकीनन ये आपकी पहली दुकान थी, जगह थी जहाँ से आपने काम को शुरू किया अपने बचपन में। वो वक्त कैसा था यहाँ पर? चीज़ों को बदलते हुए आपने कैसे देखा? ये बाज़ार कैसा था? माहौल कैसा था? लोग कैसे थे? बेसिकली यहाँ जहाँ आप बैठे हैं ना, ये बड़ी इसकी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये किताबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था मोहनलाल और गुलाब सिंह। अच्छा। दोनों बाप बेटे। अच्छा। ये सामने गवर्नमेंट प्रेस है, ये सरकारी मिल्कियत है, उसको गुलाब सिंह का प्रेस कहा जाता था उस वक्त। तो ये उनका घर था और पूरे उर्दू बाज़ार का नाम मोहनलाल रोड कहलाता था। आज भी कागज़ों में इसका नाम मोहनलाल रोड ही चल रहा है। जब पाकिस्तान बना तो फिर इसका नाम रखा गया। हमारे उर्दू बाज़ार के सीनियर ताजर थे, उन्होंने रखा इसका नाम, मुबीन साहब, उन्होंने इसका नाम रखा उर्दू बाज़ार। अच्छा। मोइन साहब थे जो उन्होंने रखा था इनका नाम। तो उर्दू बाज़ार नाम रखने की कोई वजह आपको? इसमें सिर्फ किताबों की दुकानें थी उस वक्त। ये तकरीबन 200 साल पुरानी मार्केट है। इसमें बड़े बड़े साहिब इल्म, यहाँ अल्लामा इकबाल ने भी क़याम किया, यहाँ बड़े बड़े अदीब शायर रहे और उन्होंने अपने रोज़नामे और मैगज़ीन वगैरह यहाँ से शाया किए। चंद दुकानें थी उस वक्त। अच्छा। फिर जैसे पाकिस्तान बना फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। अच्छा। और आज आप जिस जगह पर बैठी हैं ये मोहनलाल का घर था। किताबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था उनका और ये आज भी इल्म और दानिश का गहवारा कहलाता है। ये उर्दू बाज़ार को कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की जो बड़ी दरसगाहें हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसमें सेंट मॉडल स्कूल, जिसमें मुस्लिम मॉडल स्कूल और ये सिविल लाइन कॉलेज, एमएम कॉलेज, ये सब आसपास हैं सारे, इसलिए इसको इल्म दानिश का गहवारा कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, आलम इस्लाम में यहाँ से किताबें छप के और वहाँ जाती हैं। जो मजहबी किताबें हमारी हैं, इस्लामी किताबें जिन्हें कह सकते हैं आप, वो और कुरान पाक भी पूरी दुनिया में जाते हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है और पूरे पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं यहाँ से ही लेकर जाते हैं। सारा साजो सामान एजुकेशन के मुतालिक जाता है यहाँ। खालिद साहब, खालिद बुक डिपो की पूरे पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं? देखिए, इसमें हमारे जो डीलर हैं हर शहर में हैं। हमने कोई ब्रांच नहीं इसकी खोली। अच्छा। पूरे मुल्क में हर दुकान पर जो बुक स्टॉल है उस पर हमारी जो किताबें बिकती हैं। मोनोपोली सिस्टम मैं पसंद नहीं करता क्योंकि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं उसमें मोनोपोली नहीं है कि एक को दे दें, जिसके पास पैसे हैं उसको दे दें, जिसके पास पैसे नहीं है अच्छा। उसको ना। हमसे कोई 2 किताबें भी आकर लेता है उसको भी देते हैं। अच्छा। जो 100 लेता है उसको भी देते हैं। इसलिए हमने अपनी एक पॉलिसी रखी है जी कि कहीं से भी आए, किसी गांव से आए, किसी शहर से आए, यूँ कह ले कि पाकिस्तान के हर गांव में, हर शहर में
इसका वजूद है खालिद बुक। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी कि हम एक बच्चों को एक लेटर लिख के भेजते हैं हर तालीमी इदारे में अच्छा कि जो बच्चा हमारी किताब खरीद नहीं सकता, अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से भी ये बात कह रहा हूँ जरूर जरूर कि जो बच्चा खरीद नहीं सकता वो खालिद बुक डिपो की शाया करदा कुतुब उसके लिए बिल्कुल फ्री, उसके लिए कोई पैसा ना लिया है ना लेना जब तक दम में दम है। और बल्कि मेरी आने वाली नस्लें भी इस बात को कायम रखेंगी और रखे हुए हैं, बल्कि वो बढ़ चढ़ के इसमें करते हैं। मेरे बेटे साथ हैं। मेरी नज़र में हर आदमी की अपनी सोच है कि इससे बड़ी इबादत क्या होगी कि हम लोगों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे। सरमायादार तो करता है, उसने पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ के चले जाना है इस मुल्क से। बेशक। जिन्होंने मरना यहाँ जीना यहाँ, हम उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बेहतरीन सोच, बेहतरीन सोच। हमें अपने फार्म हाउस में लगे फलों, सब्जियों और पौधों के बारे में बताया। खालिद साहब, ये फार्म हाउस बनाने का क्या मकसद था? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी सी जगह पर आपने बनाया और बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये बस एक शौक था और फिर दूसरा ये कि इससे अपने जो लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, ताजर हैं, दूसरे दोस्त सभी आते हैं यहाँ। मैं भी फारिग होता हूँ जब, यही समझिए सारी है कि हम कभी फारिग हुए तो यहाँ आके एंजॉय कर लिया, बैठे वक्त अपना गुजार लिया, अच्छा वक्त गुजर जाता है। ये काफ़ी अर्सा पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले इसको बनाया था। यही सोच के एक शौक था अच्छा कि एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जो अपने लिए बैठने के लिए हो। अच्छा। तो फिर यहाँ एक बाग भी है, सारा कुछ है और इसकी सहूलतें भी बहुत सारी हैं। फिर दोस्तों को भी जो ताजर हैं हमारे मार्केट के, उनके लिए भी इसके दरवाजे खुले होते हैं। सही। जब मर्जी आए, एंजॉय करें और चले जाएं। इतनी सारी मसरूफियत आपकी ज़िंदगी में है, पहले से टाइम निकाल लेते हैं आप आने का? बस ये समझ लें कि ये वो जगह, जब सब जगह मायूस हो जाता हूँ, थक जाता हूँ ना, फिर यहाँ आ जाता हूँ एक दिन कभी। अच्छा। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन बाद चक्कर लगता है। फिर कभी मूवीज भी देखते हैं आप? ये नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। जैसे देखने अच्छा। का टाइम नहीं हुआ नहीं, तो फिर नहीं क्या मिला। उसमें कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। एक पुरसुकून माहौल है, तरह तरह के परिंदे बोल रहे हैं, अच्छा। अपनी आवाजें निकाल रहे हैं। मतलब मूवीज अगर नहीं देखते आप, फिर तो टीवी शोज भी नहीं देखते होंगे? नहीं, टीवी शोज में खास तौर पर जो खबरों के मुतालिक चैनल है या कॉमेडी जो है उसको जरूर देखें। अच्छा। बाकी चीजें देखने से तो और बेहतर है, टेंशन बढ़ती है। हाँ हाँ। तो इसलिए एक खबरें का जो शोबा है, न्यूज़ चैनल जितने हैं उसको देखता हूँ मैं। और दूसरा जो अपने सियासी किस्म के प्रोग्राम्स भी आप ये देखते हैं? बस देखते हैं उसको। सियासत में तो बहुत फिर से- आपकी दिलचस्पी है भी? सियासत से तो दिलचस्पी है, उसकी जो दिलचस्पी है वो तो हमारे मुल्क की बका और सलामती की। कौन से दौरे हुकूमत को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अगर दयानतदारी से पूछे ना तो जितने भी दौर आए हैं बस कुछ परेशानी के आलम में गुजरे हैं। अच्छा। सिवाय एक आस उम्मीद जागी थी लोगों में, सही। जिसने शऊर दिया आवाम को, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था। मैं उसको एक सुनहरी दौर कहूँगा। या फिर आस उम्मीद थी मोहतरमा बेनज़ीर के भुट्टो दौर में कि एक तालीम याफ्ता और एक सुलझी और मंझी हुई सियासतदान थी वो, तो उनकी कमी तो बेशक कभी पूरी ऐसा, नहीं हो उनकी सकती। कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा खालिद साहब, जिंदगी में बहुत सारे वक्त आए होंगे, अच्छे भी आए होंगे, बुरे भी आए होंगे,
मुश्किलात भी आई होंगी, आसानियाँ भी आई होंगी। कोई ऐसा वक्त होता है जो इंसान को हमेशा याद रह जाता है और वो अपने बुरे वक्त में अपने उस अच्छे वक्त को याद करके फिर खड़ा होता है। आपके लिए वो वक्त कौन सा था? देखिए, आप सारी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त में गुजारी। अच्छा, अगर मेरे लिए वो भी अच्छा था क्योंकि मैंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। अच्छा, मैं उसी जगह पर रहा हूँ। ठीक। मैंने अपने आप को कोई ऐसी आदत नहीं डाली जिससे मैं कहूँ कि वो मेरा दौर अच्छा था, ये मेरा दौर बुरा है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है। दूसरी बात जो है कि आज परेशान हैं हम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, बड़ी मेहनत के बाद। हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानियाँ थी इसमें, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसमें, बड़ी उम्मीदें थी मुसलमानों की। तो मायूसी आज सूरत हाल को देखकर होती है कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है हमारी, ये इसे मैं नहीं कहूँगा कि एक कारनामा था जिसकी वजह से आज हम चल रहे हैं, उस कारनामे की वजह से ही आज चल रहे हैं। और ये इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल है बड़ी अजीब गरीब है, इसकी भी परेशानी है और होनी भी चाहिए, और हर पाकिस्तानी को इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं अधूरा रह गया, आप मुकम्मल करना चाहते हैं? देखिए, ख्वाहिशात जो होती है ना वो हर इंसान के अंदर होती हैं। मैं इस तरह कर लूँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर इरादा बड़ा मजबूत और ईमान पुख्ता है। जो ज़हन में सोच लिया वो पाया, उसको हासिल किया। ये तो कोई ख्वाहिश नहीं कि हमने ये कुछ मांगा हो, जिससे मांगा वो पूरी कायनात को देने वाला है, और उससे जो जब मांगा है उसने दिया है। ये एक अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। लेकिन अपने वतन के लिए जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की, प्यारे वतन की, ये आप देहातों में निकले, आप खुली जगह पर जाएं, वहाँ लोगों की हालत देखें, आपको दुख होगा कि मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ। यहाँ हमारे देहातों में देखें, बिल्कुल गरीब लोगों को देखें, जो परेशान लोग हैं उनको देखें, फिर उसके बाद एक सोच आती है कि या अल्लाह हमें भी उन जैसा बना जिनके यहाँ कल की फिक्र नहीं। पूरी दुनिया में ये क्या बात, खूबसूरत। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आज का दिन बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा आपसे आपका भी शुक्रिया और 42 का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, इस वक्त यकीन माने मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, यहाँ पर अपना शो करके। पूरा दिन ही बहुत अच्छा था। खालिद साहब की शख्सियत बहुत ही दिलचस्प थी। आपसे हम ज़रूर मिलेंगे अगले एतवार एक नई खूबसूरत सी दिलचस्प सी शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।